नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम छरछेद पहुंचे। सर्वप्रथम श्री बघेल ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शोक संतृप्त परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और मृतक के परिजनों से घटना की विस्तृत पूछताछ की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद श्री बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ टोनही प्रताड़ना के कारण हत्या की गई है। सवाल यह है कि परिवार में किसी को टोनही बोला जाए तो उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। टोनही प्रताड़ना का कानून बना हुआ है। सुकमा में भी टोनही के शक में ही हत्या हुई है और यहाँ भी हुई। सरकार के द्वारा केवल 10 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया गया है, जबकि ये पीड़ित परिवार के लिए उपहास है, क्योंकि हत्याकांड में 3 परिवार प्रभावित हुआ है। 2 बहन तीजा मनाने घर आई थी, साथ ही एक भाई घर में था। इस तरह 4 लोगों की हत्या की गई। मामले में सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा के साथ प्रभावित परिवार को नौकरी देना चाहिए। देखिए, यहाँ बड़ी घटना घटी और 4 लोगों की हत्या हो गई। हालांकि एक ही घर में हुआ है, लेकिन 3 परिवार है, क्योंकि 2 लड़कियाँ तीजा के समय मैके आई थी और कुल मिला के इस घर में 4 लोगों का हत्या की गई। और ये टोनही प्रताड़ना का मामला है। टोनही बता के जादू टोना की बात करके इनकी हत्या की गई। 2 बार आए और पहली बार में उसकी माँ को धमकी उमकी दे के फिर चले गए और इसमें उसका बीपी बढ़ा तो उसके लड़के उनको लेके डॉक्टर के पास ले गए थे और इस कारण से उसकी माँ और एक लड़का उसमें बचा। अब सवाल ये है कि ये किसी भी परिवार में इस प्रकार से यदि कहा जाए कि टोनही है तो उसके तो सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और उसके कारण से इस घर में हत्या भी हुई है। तो सामाजिक जो मान सम्मान है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे लोग भी उस प्रकार से देखते हैं तो आगे जो उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय हो जाता है। टोनही प्रताड़ना कानून बना हुआ भी है, लेकिन ये बड़ी घटना यहाँ घटी। सुकमा में भी उस दिन हुआ था और दूसरा यहाँ। अब 3 परिवार है और सरकार ने केवल 10 लाख रुपया दिया है। तो ये तो इस परिवार के साथ एक तो ऐसी दुख, 3 परिवार के लोग एक घर में 4 लोगों की मौत हो जाना और उसमें केवल 10 लाख रुपया दिया है, तो ये तो उनको बल्कि उनका उपहास उड़ाने जैसा है। मछुआ महासंघ के द्वारा ये डिमांड की गई है कि इनको 1-1 करोड़ रुपये, क्योंकि 3 परिवार है अलग अलग, क्योंकि मायके आई थी, कोई सिवनी राना के हैं, कोई एक गंगई कहाँ, तो 3 जगह से हैं। उसके मिस्टर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उसके पति थे। तो इनकी डिमांड ये है कि सास की नौकरी दी जाए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में इसकी हत्या हुई है। टोनही प्रताड़ना का मामला है, तो सास की नौकरी मिलना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपया की डिमांड निषाद समाज के द्वारा, मछुआ महासंघ के द्वारा किया गया है। अहिवारा आदिवासी गौड़ समाज के साथ किए गए विश्वासघात और समाज की संरक्षित भूमि पर कब्जा कराए जाने के नाम पर आक्रोशित गौड़ समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। साथ ही अहिवारा बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर नगरपालिका घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। अहिवारा नगर पालिका में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सोमवार को बड़ी संख्या में गौड़ समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। साथ ही अहिवारा बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर नगर पालिका भवन का घेराव किया। इस दौरान गौड़ समाज के लोगों द्वारा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का पुतला भी जलाया गया। हमरे मन के पिताजी मन है इस सड़क में बैठे रही से, ये बस स्टैंड में बैठे रही से, भ्रष्टाचार खत्म करे बात बोली। आज भ्रष्टाचार के जो हम ये करे थे धरना प्रदर्शन, आज लोगन नहीं आए, कई लोगन नहीं आए। इस दौरान अहिवारा नगर पालिका में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए समाज के लोगों ने बताया कि अहिवारा आदिवासी गौड़ समाज के साथ किए गए विश्वासघात, समाज के नाम से भूमि संरक्षित करवाने के बाद अपने व्यापार मित्र को कब्जा करवा कर समाज के आराध्य बूढ़ा देव का बोर्ड हटाकर समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया।
साथ ही पालिका में हर छोटे मोटे कार्य के लिए आम जनता से घूसखोरी किए जाने का भी आरोप लगाया और आवास योजना में जरूरतमंद हितग्राहियों का नाम न आकर नेताओं के करीबी का नाम जुड़वाने की बातें कही। इसी कड़ी में गौड़ समाज के गुस्साए लोगों ने नगर पालिका भवन के गेट के सामने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। साथ ही 24 सूत्री मांग को लेकर तहसीलदार राधेश्याम वर्मा के हाथ ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में गौड़ समाज के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। हम अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। एक कारण है भैया कि हमार जो गोड़वाना भवन रही सब ओला एमन जो पोस्टर लगे रही से तेला उखाड़ दे है तो काबर उखाड़ी। हमार मन के अधिकार है ना, हमू मन ला तो एक ठन हिथे कि हमार भी भवन बने, काबर नहीं बन। और भवन ले एमन जगह दे रही से तेला दूसरा कर बेच के घर बनवावत है, काबर बनवावत है घर। और हमार जमीन हमर ला दे है ना भवन बनावे, और भी पैसा भी नहीं है हमार मन के हाथ पैसा ला भी खा दे है। एक बार भी हम धरना प्रदर्शन करे गए रहे हवन तो हमारा का बोले थे तुम्हारा मिल जाए तुम 5 लाख रुपया करके हाथ ला ऐसे करे रही से काबर करी से 5 लाख पैसा ला तुम मिल जाएगी कैसे करे रही से। यही है अध्यक्ष, यही सब खाए बड़े अध्यक्ष पार्षद बने रही थे का जो सबके अधिकार के छीनी। अब एक गला हम तोड़बो अब सब जन जाके तो वो सही का बता, सही नहीं सही ना हम भी रखते हैं। हमार जमीन है, हम वाला बने अधिकार पर लड़े का पूरा हक है और लड़बो जब तक हमारे साथ रही तब तक लड़बो। बोलो बुढ़ादेव की एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय बुढ़ादेव। मैं यहाँ अहिवारा के निवासी हूँ। मैं अपनी समाज की समस्या को लेकर आज मैं यहाँ बैठी हूँ। बच्चे और सियान जो हैं और जैसे सभी लोग के साथ हम लोग बैठे हैं अपनी समस्या लेकर। आज हमारे पास घर तो है लेकिन हमारे जो आने वाले पीढ़ी के लिए, समाज के लिए कुछ और जैसे कि भवन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा ही संघर्ष कर रहे हैं 5-6 महीने से। ये मतलब रखें हम लोग यहाँ कि हमारे समस्या का हल हो और जो भवन है वो उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका मांग कर रहे हैं और ये लोग हम लोग को बस लालच दे रहे हैं। हम इतना तो भिखारी नहीं है कि इन लोग के 5 लाख में हम लोग मान जाएंगे। 5 लाख होता है कितना ही होता है 5 लाख है ना, होता क्या चीज है वो। तो बस हम समाज के लोग 10-10, 20-20 रुपया इकट्ठा करके हम लोग ये 5 लाख से भी ज्यादा हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। जब हम एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके हम नेताओं को खरीद भी सकते हैं हम लोग। तो ये 5 लाख होता ही कितना पैसा है। ये 5 लाख तो हम लोग भवन के लिए जो दे रहा था वो जो नेता है नटवर साहब जी, उसका कोई होगा, मैं तो नाम नहीं जानती, मैं बस वही इसका नाम उतना ही जानती हूँ मैं बस। हम लोग को आदिवासी भवन बनाने हेतु जमीन दिया गया था जिसको कि पार्षद महोदय और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपने व्यापारी मित्र को अब बेचे है क्या किया है पता नहीं, लेकिन जो हमारा राधे बुढ़ादेव का बोर्ड टंगा था उसको नाली में फेंक दिए और वो अरविंद अग्रवाल जी वहाँ पे अवैध कब्जा करके अपना मकान खड़ा कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने थाने में, तहसील में और एसडीएम के सामने साहब के साथ मतलब आवेदन किया। मतलब अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखे हैं। अगर आगामी समय में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है ना, तो हम ये तो आपको हिंगोली परिक्षेत्र की जनसंख्या मतलब आदिवासी समाज है, हम आसपास के और परिक्षेत्र के समाज को जोड़ के फिर उग्र आंदोलन करें। बुढ़ादेव की आज बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग बहुत बड़ी समस्या लेके यहाँ बैठे हैं। पूरा हमारा आदिवासी समाज सम्मिलित है। अहिवारा के साथ साथ हमारे आसपास एरिया के जो और आदिवासी भाई बहन है सब यहाँ सम्मिलित है। हमारी समस्या यह है कि हमारे आदिवासी समाज के लिए एक जगह वो निश्चित की गई थी, निर्धारित की हम लोग को आदिवासी समाज के लिए दिया जाएगा। हम लोग का वहाँ बाकायदा भूमि पूजन भी हुआ है, सब हुआ है, वहाँ बोर्ड लगाए गए थे। उसके बाद अब हम लोग हमारा भवन हमको मिल गया है, बनेगा आज नहीं तो कल विधायक बना के देगा, सांसद बना के देगा, इस उम्मीद से हम लोग बैठे थे। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि अंदर अंदर हमारे जो भवन है उसको ऐसे दगाबाजी करके हमसे
धोखा करके हमारे लिए जो भवन के लिए वहां पे पोस्टर लगाए थे उस पोस्टर को फेंक दिया गया। हम अपने आराध्य बूढ़ा देव को मानते हैं, हमारे आराध्य को नाली में फेंका गया उस पोस्टर को। इतनी बड़ी दुख की बात है, बताओ। हमारे धार्मिक भाव को अपमानित किया गया, दंडित किया गया, अच्छी बात नहीं है। हम नगर अध्यक्ष बनाए, नगर अध्यक्ष कौन बनाए? जनता बनाए। नगर अध्यक्ष को क्यों बैठाए? हम लोग जनता की वो रक्षा करे, जनता की जो भी समस्या उसको समाप्त करे, है ना। तो यहाँ तो जो अध्यक्ष बना है वो जनता की समस्या दूर करना तो बहुत बड़ी बात, जनता से और लूटता है, जनता को खाता है। हम जनप्रतिनिधि बनाए, पार्षद, हमारे हर वार्ड में पार्षद बनता है, पार्षद बना है जो जनप्रतिनिधि बना है। वो तो अंग्रेजों वाली नीति चल रही है यहाँ, वोट डालो शासन करो। हमारा जो जनप्रतिनिधि बना है हमारा आदिवासी भाई है। ये जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष हमारे साथ फूट किए, गलत किए हैं। क्या किए? हमारे आदिवासी भाई को हमारे बीच ला के खड़े कर दिए हमारे खिलाफ, है ना, ताकि ये भाई भाई लड़े और हम क्या करें? अपना जेब भरे। तो हमारे आदिवासी भाई को लाया गया। वो तो एक बच्चा है, वो बच्चा हमारे यहाँ 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। यहाँ वो क्या बोलते हैं, आरएसएस का प्रचारक बन के आया वो बच्चा। हमारे मोहल्ले में रहता था, कम से कम 10 साल रहा है हमारे मोहल्ले में, किराए में रहता था। उसका जो खर्चा है आरएसएस उठाता है, आरएसएस उठाता है। उसके बाद हमारे मोहल्ले में रहता, हमारे बच्चों को शाखा खिलाता था और हमारे मोहल्ले के हर घर में वो खाना खाता था। दीदी आज तुम्हारे घर खाना खाऊं, दीदी आज खाली तुम्हारे घर खाना खाओ, भैया खा ले। हमारे लड़का भैया छोटे से लड़का है, इतना खाना दे दे, वो कहाँ आपत्ति है? हमारे लड़का समाज के खवान, हमारे समाज के लड़का समाज के खवान। हमला तो ये नहीं पता इसको लड़का हमारे साथ ऐसे दगा करी, बच्चा समाज के सर में बैठा तो कान में मुद्द दिए, है ना। और लड़का समाज के हम ये चाहते हैं भैया कि आज हमारे साथ इतना बड़ा दगा हुआ है। आदिवासी समाज ऐसे हमारे दुनिया है, समाज है, कहना देते रोड सुधर गए, गोड़ नहीं सुधरे। गोड़मन गंवार ऐसे की थे, गोड़मन गंवार कहाँ तक गंवार और कब तक गंवार रहन? गंवार काबर हवन? इसने जो नेता हवे भ्रष्ट नेता इमन हमला दबाए कोशिश करते। इमन तो जंगली अपन रहे आदमी, मतलब बोले लावे सीखे लाए, दे दे भैया ये धारना चुपचाप बैठ हो गए, है ना। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के संबंध में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि न्याय यात्रा की शुरुआत बलौदा बाजार गिरौदपुरी से होगी, जो पूरे प्रदेश में 1 सप्ताह तक चलेगी और 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में इसका समापन होगा। इसके साथ ही दीपक बैज ने बढ़ते अपराधों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं की सहमति से 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में 125 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। ये पदयात्रा गुरु घासीदास की नगरी गिरौदपुरी से शुरू होकर रायपुर में समाप्त होगी। इस यात्रा का नाम छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा रखा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस यात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे तमाम पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि कल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश शांतिपूर्वक कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ऐतिहासिक बंद का समर्थन मिला। इसके लिए प्रदेश की जनता, तमाम व्यापारिक संगठन, तमाम जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, बहुत सारे मीडिया के साथियों के मन में जिज्ञासा था कि पिछले दिनों हमारी बैठकें हुई कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है। हम लोगों ने उसी दिन ही कह दिया था कि आने वाला समय में इस महीने के अंत में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए, सरकार के खिलाफ में बड़ा मूवमेंट करने जा रही है। आदरणीय साथियों, तमाम वरिष्ठ नेताओं की सहमति से और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी की सहमति से, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय महत जी के सहमति से, एक्स सीएम और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता बैठे और पीसीसी के पदाधिकारियों की सहमति से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गिरौदपुरी प्रयास नहीं किए। इस घटना में शामिल कौन थे, उनका सीसीटीवी फुटेज है। इस घटना में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई
न कोई इस कार्यक्रम में कोई गया था, न कोई इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मतलब ऐसे कई निर्दोष लोगों को इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका विरोध में भी रहेगा। साथ ही जिस तरह से आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पूरा कवर्धा जल रहा है। कवर्धा कौन सा जिला है? गृह मंत्री का विधानसभा, गृह मंत्री का स्वयं का जिला। वहां 3 साहू समाज के बेटाओं की हत्या होती है। पहला हत्या भी रोका जा सकता था, दूसरे हत्या में आगजनी हुई, उसको भी रोका जा सकता था। पुलिस मुखदर्शक बन के खड़ी रही, वीडियो बनाती रही। हमारा इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का है। न्याय यात्रा का मकसद पूरी छत्तीसगढ़ समाहित है, लेकिन हम लोग गिरोधपुरी से रायपुर तक बाबा गुरु घासीदास की संदेश को लेकर और जिस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं को लेकर मैंने पूरे उद्देश्य आपको बता दिया है। सरकार ने सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है। सीरियल किलर इसलिए इस सरकार में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। आदिवासी समाज को लगातार फर्जी एनकाउंटर, राजधानी में आदिवासी छात्र की मौत होती है, हमारे बैगा आदिवासी की मौत होती है, 19 आदिवासियों की मौत होती है। तो इस सरकार ने आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में अनुसूचित जाति सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में अब ओबीसी और साहू समाज भी सुरक्षित नहीं है। क्या यह सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, अब बता दे कि कौन सा समाज टारगेट में है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, कौन सा समाज अब टारगेट में है? सरकार पूरी तरह सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दीपक भाई जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय भाई शिव ढरिया जी, आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष और साथी साहू जी, आदरणीय तिवारी जी, भाई मलकित सिंह जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी पदाधिकारीगण, जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि हम लोग तपोभूमि गिरोधपुरी से 6 दिन की यात्रा करेंगे और रायपुर तक यह यात्रा आएगी। ये यात्रा का निर्णय हम सबके सहमति से हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि इस यात्रा में पूरे प्रदेश के लोग शामिल हों और पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे। जैसा कि जब से ये आपको सब पता है 9 महीने से ज़्यादा नहीं हुई है सरकार को, और जो अत्याचार, अनाचार, वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेजा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है।
बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक
प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से प्रभारी और सचिव जरिता लैत फलांग सूरजपुर जिले के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह नए नए तरीके से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, वो एक साथ पूरे देश में चुनाव की बात कर रहे हैं। भाजपा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का अनाउंसमेंट क्यों नहीं करा रही है? वहीं प्रदेश सरकार के आदिम जाति मंत्री रामविचार नेताम ने सूरजपुर दौरे के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री एक साथ चुनाव चाहते हैं, इससे हमें ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही पैसे के साथ समय का बचत होगा। देखिए, ये जो सरकार है, इनका काम है ध्यान भटकाना। कभी वन नेशन वन इलेक्शन, अभी ये दोनों इलेक्शन एक साथ कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपनी क्षमता पता ही नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन करते या फिर ये भी चुनाव एक साथ कराने की है, उनमें ये मतलब आप देखो, महाराष्ट्र का इलेक्शन एक साथ नहीं करा पा रहे, तो ये नगर निगम और ये पंचायत की इलेक्शन वो क्या कराएंगे एक साथ? अगर इतना ही क्षमता होता उनमें, तो आज के दिन में झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र आप एक साथ करके दिखाइए। क्यों महाराष्ट्र को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है? क्यों झारखंड को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर का डेट्स अनाउंस हुए हैं। वो असक्षम है, सक्षम है ही नहीं, और बस ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ नए जुमले निकालते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो नारा नहीं बल्कि उसको वास्तविक स्तर पे उतारना भी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी यही सोच है। यह अनावश्यक चुनाव में जो कई चुनाव अलग अलग होते हैं, उसमें अनावश्यक रूप से धन की भी बर्बादी, समय की बर्बादी, डेवलपमेंट के लिए भी समय हो जो अवरुद्ध होता है, रुकता है, वो भी इससे जो है हमें जो है छुटकारा पाना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन की ओर हम सबको बढ़ना चाहिए। और यही सोच करके हमारी सरकार ने निर्णय लिया है
एक तरह से निर्णय की स्थिति में है। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है और फाइनल स्टेज में जब घोषणा हो जाएगा तब हम बताएंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जितने भी प्रदेश के राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं वो सब चुनाव जो है एक साथ। रविवार को सेक्टर 10 में आयोजित मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुक्तकंठ सम्मान 2024 का सम्मान जाने माने समाज सेवी, कथाकार, लेखक, साहित्यकार व व्यवसायी कैलाश कुमार जैन बरमेचा को प्रदान किया गया। साहित्यिक विधा से संबंधित मुक्तकंठ साहित्य समिति के द्वारा मुक्तकंठ साहित्य सम्मान उन कथाकारों व साहित्यकारों को दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में व लेखन के क्षेत्र में लोहा मनवा चुके होते हैं। इस वर्ष मुक्तकंठ साहित्य समिति ने एक ऐसी शख्सियत को सम्मानित किया जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। गौरतलब है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन सेक्टर 10 में किया गया। सम्मान समारोह विधिवत दीप प्रज्वलित कर व स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुक्तकंठ साहित्य के अध्यक्ष व साहित्यकार गोविंद पाल ने की। वहीं पुलिस अधीक्षक CID नरेंद्र कुमार सिक्केवाल भी इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। गौरतलब है कि इस वर्ष मुक्तकंठ साहित्य सम्मान 2024 कथाकार, कुशल व्यवसायी, समाज सेवी, लेखक व साहित्यकार कैलाश कुमार जैन बरमेचा को प्रदान किया गया। शॉल श्रीफल देकर कैलाश कुमार जैन बरमेचा को सम्मानित यहां पर किया गया। कैलाश कुमार जैन बरमेचा कुशल व्यवसायी हैं। अनेकों व्यापार कैलाश जैन बरमेचा की संस्था बरमेचा फर्म के द्वारा फल फूल रहा है। बरमेचा एलिवेटर, बरमेचा टेक्सटाइल सहित अन्य अनेकों व्यापार कुशलता पूर्वक वे कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लेखन व कथाकार के रूप में भी उन्होंने उपलब्धियां बटोरी है। वरिष्ठ लेखक व आर्टिकल्स डिजाइनर के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय हैं। सेक्टर 10 में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद पाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेंद्र कुमार सिक्केवाल, पुलिस अधीक्षक CID और वरिष्ठ साहित्यकार व संरक्षक मुक्तकंठ साहित्य समिति रौनक जमाल, उर्दू और हिंदी के वरिष्ठ कथाकार, बाल साहित्यकार और प्रसिद्ध शायर और रजनीकांत श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष मुक्तकंठ साहित्य समिति उपस्थित रहे। इस दौरान आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान भी शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनका व्यक्तित्व एवं साहित्य विषयक जानकारी साझा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कैलाश कुमार जैन बरमेचा ने कहा कि संस्था द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वह पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रथम सत्र में आलोक कुमार, उपाध्यक्ष मुक्तकंठ साहित्य समिति और प्रकाश चंद मंडल, कोषाध्यक्ष मुक्तकंठ साहित्य समिति ने किया। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी शामिल लोगों ने दी। समिति का गठन 18 जनवरी 1997 को भिलाई में ही हुआ था और उस समय हम लोग कुछ मुट्ठी भर लोग इसका शुरुआत किए थे। उसमें ओम प्रकाश शर्मा जी थे, हमारे शरद पांचाल जी थे और उमेश दीक्षित, दुलाल समाजदार शुरुआती दौर में जुड़े हुए थे। इसके बाद निरंतर हम लोग इसका कार्यक्रम करते गए, साहित्यिक आयोजन करते रहे, बहुभाषी आयोजन भी करते रहे। इस तरह से कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। इस बीच हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाए। हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी जो आज सचिव थे, जो ख़त्म हो गए, तो वो हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया है पूरा राष्ट्रीय स्तर पर। विगत 97 से 2 तरह के हम लोग आयोजन करते थे। पूरा प्रतिभा खोज, उसमें 2 तरह के आयोजन में हम लोग प्रतियोगिता आयोजित करते थे, जो जुवेनियल मतलब बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। उसमें कविता प्रतियोगिता आयोजित करते थे। उस कविता प्रतियोगिता में हम लोग बड़े बड़े जज को बुलाते थे, जैसे पत्रकार थे रमेश नैयर जी, गिरीश पंकज जी और सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे शिक्षा मंत्री, वो भी आते थे। और उनके प्रतियोगिता एक जज के माध्यम से उसको निर्णायक गणों से उसके निर्णय करके उनको मंच में उनको सम्मानित करते थे। इस समिति में जुड़े हुए पूरा हिंदुस्तान के, जैसे बेंगलोर है और मध्य प्रदेश का नाम बताएंगे। हाँ, एक दो का नाम जैसे डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी है, ग्वालियर से शीतल चौहान है और कर्नाटक से भी हमारे एक जैन साहब है
और हर जगह से हमारे राजीव जी मध्य प्रदेश से है, भोपाल से घनश्याम मैथिल अमृत जी है। बहुत समय से जुड़े थे वो साहित्य से, तो बहुत समय से जुड़े थे और बहुत समय से जुड़े थे साहित्य से, और वो तो अलग अलग बहुत सी जगह जुड़े थे साहित्य से और अपना वकालत भी कर रहे थे। कितना समय निकाल पाते थे? करते थे वो, जब भी उनको समय मिलता था योगदान देते ही थे अपना, और काम करते ही रहते थे वो, बहुत बिजी होने के बाद भी काम करते थे। आज उनके शब्दों को यहाँ पर दोहराया जा रहा था। जी हाँ, पूरा हो रहा है और होता भी रहेगा आगे। एक मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मुक्तक इस संस्था के उद्देश्य को बताने के लिए पर्याप्त है। यहाँ का हर व्यक्ति, यहाँ का हर साहित्यकार अपने मन में उसी ऊर्जा के साथ में इस समिति के साथ जुड़ा हुआ है, वह है कि उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में, उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में हर शिखा को तृप्त करना चाहता हूँ। मनुष्य से कंधा मिलाकर शक्ति का आह्वान करना चाहता हूँ। मैं चाहता वीरान में मधुमास हो, आदमी को प्यार को उपहार दूँ। भूख, बेकारी, गरीबी, गंदगी को आदमी से दूर करना चाहता हूँ, आदमी से दूर करना चाहता हूँ। हमारे मुक्तगढ़ संस्था के महासचिव श्री ओम प्रकाश शर्मा जी थे, गोविंदपाल जी हैं, हमारी बीना सिंह मैडम यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। सभी का उद्देश्य ये है कि ये संस्था किस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में अपनी भाषा, अपने शब्दों के माध्यम से उन वेदनाओं को प्रदर्शित करे जो समाज व्याप्त है, उन कुरीतियों को दूर करे जो समाज व्याप्त है, उन लोगों की मूक लोगों की भाषा बने जो अपनी बात को लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और इस संस्था के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी भाषा को, अपनी संवेदना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर आके खुले मन से करते हैं और अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन सब के लिए बीना सिंह रागी मैडम का बहुत प्रयास सराहनीय है। हमारे गोविंदपाल जी उसी के लिए लगे रहें और आज नए रूप में हमारे ब्रह्मचारी जुड़े हैं। इसके लिए यह संस्था निश्चित रूप से आगे एक मील का पत्थर साबित होगी। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे महासचिव ओम प्रकाश शर्मा जी थे, उनकी याद में इस मुक्तकंठ के एक विशेष अंक का प्रकाशन किया गया था, जिसमें एक सामान्य मान्यता है कि जो व्यक्ति नहीं है तो उसकी स्मृतियों का संकलन कैसे किया जाए, उसकी भाषा, उसकी उपलब्धि कैसे देखा जाए। तो ओम प्रकाश जी शर्मा की अनुपस्थिति के पश्चात ओम प्रकाश शर्मा की उपस्थिति के लिए यह जो मुक्तकंठ का विशेषांक है वो इस बात को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि ओम प्रकाश जी हमारे बीच में है, इस शब्द के रूप में है, इस साहित्य के साथ विद्यमान है। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य बताती हूँ। आज के कार्यक्रम का हमारा दो मुख्य उद्देश्य था। प्रथम कि दिवंगत ओम प्रकाश शर्मा जी जो यहाँ के महासचिव थे, जिनका देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि देना था और हमने एक बुलेटिन निकाला उनके नाम से। और दूसरा, हमारे कैलाश जैन बरमेजा जी को हम लोगों ने प्रमुख संरक्षक नियुक्त किया है, उसके लिए कार्यक्रम किया गया था। और मैं बता दूं कि उनका एक जो लेख पढ़ रहे थे कि ऐसा क्यों में मैं उनके चरणों में, ओम प्रकाश शर्मा जी के चरणों में चंद मिश्रे रखती हूँ कि फुरकत एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है वियोग, कि हर्फ हर मिसरा बेमिसाल लगता है, यह तो उनकी फुरकत का ही कमाल लगता है, यह तो उनकी फुरकत का ही कमाल लगता है। और मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, बड़ा पेचीदा ये सवाल लगता है, बड़ा पेचीदा ये सवाल लगता है। और हमारे बमरेचा साहब ने 2 शब्द अपने उद्बोधन में सिर्फ 2 पंक्तियाँ बोली, उनको मैं 4 पंक्तियाँ देती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहू तो मुझे उत्तर देना आता है। कहती हैं, मुक्तकंठ साहित्य समिति के बने आप शान हैं, मुक्तकंठ साहित्य समिति के बने आप शान हैं, आन बान और मान है, मुक्तकंठ की स्वर लहरी में गूंजे सदा आपका स्वर, मुक्तकंठ की स्वर लहरी के संग गूंजे सदा आपका स्वर, आप सुरसाज और तान हैं, आप सुरसाज और तान हैं। मैं डॉक्टर बीना सिंह रागी, स्वतंत्र। कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन का संचालन बीना सिंह रागी, वरिष्ठ कवित्री और उपाध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे।
एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सिपा थाना क्षेत्र से दर्दनाक घटना सामने आई है। दर्री घाट से कोरबा के लिए निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर बैठे मवेशियों के झुंड को तड़के सुबह अज्ञात हाईवा चालक ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण मौके पर ही 18 मवेशियों ने दम तोड़ दिया और आधा दर्जन के करीब मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे सड़क हादसे की वारदात को अंजाम देकर आरोपी हाईवा चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना क्षेत्र में तेजी से फैल गई, जिसके बाद गौ सेवकों और स्थानीय लोगों की सहायता से मवेशियों को सड़क से हटाने का काम किया गया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई महिला समाज सेक्टर 8 शाखा क्लब द्वारा तीज मिलन समारोह स्टील क्लब सेक्टर 8 में आयोजित किया गया, जिसमें भिलाई महिला समाज की उपाध्यक्ष श्रीमती निर्जा सिंह, अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्रीमती प्रणोती मुखोपाध्याय, श्रीमती मौली चक्रवर्ती, श्रीमती स्मिता गिरी और कार्यकारिणी कमेटी की सचिव श्रीमती साधना गोयल, सह सचिव सोनाली मिश्र, रथ कोषाध्यक्ष श्रीमती शिखा जैन और सह कोषाध्यक्ष श्रीमती चौथी पाल उपस्थित रहे। तीज क्वीन प्रतियोगिता में विजेता श्रीमती सुमन वर्मा रही, प्रथम रनर श्रीमती रजनी अतुलकर और द्वितीय रनर अप श्रीमती आशा कुसरे रही। बेस्ट हेयर स्टाइल श्रीमती भावना रेड्डी और बेस्ट स्माइल श्रीमती प्रमिला प्रसाद और बेस्ट आउटफिट श्रीमती नीतू खत्री रही। इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रानी कुंभकार और श्रीमती परवीन ने किया। रविवार को सेक्टर 6 स्थित श्री त्रिवेणी जैन तीर्थ के प्रांगण जैन भवन में विश्व मैत्री दिवस मनाया गया। इस दौरान विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। साथ ही जैन भवन में सामूहिक क्षमा याचना भी आयोजित की गई। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। हमारा यह जो विश्व मैत्री दिवस है, वर्ष में एक बार सकल जैन समाज, जैन मिलन, जैन ट्रस्ट, जैन महिला क्लब और त्रिवेणी जैन तीर्थ के चारों आमनाओं के सभी प्रतिनिधियों और सदस्यों के द्वारा आपस में प्रेम सद्भावना हमारी हमेशा बनी रहे। और यदि हमसे कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बंधु से कोई गलती हो गई हो तो हम लोग दिल से, मन से, वचन से भगवान महावीर स्वामी जी के संदेश को अमल करते हुए क्षमा याचना का यह कार्यक्रम आपस में करते हैं। और जिनसे भी हमारा गलती से राग द्वेष या बैर हो गया हो तो हम लोग उनसे भी जाके क्षमा याचना करते हैं। यह क्षमा याचना पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लगातार होनी चाहिए, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, इससे बढ़कर दुनिया में कोई हथियार नहीं है। यदि प्रेम और अहिंसा सब जगत में शांति रहेगी तो देश में अमन शांति बनी रहेगी। हमारे जैन मिलन का यह जो आयोजन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लगातार एक दूसरे से प्रेम बना रहे और जो भी काम कर रहे हैं हम सब मिलजुल कर क्षेत्र का विकास और हमारे समाज का आपस में एकजुटता के साथ विकास होते रहे। धार्मिक क्षेत्र में तो हम लोग आते ही हैं और हमारे सभी साधु संत गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे त्रिवेणी जैन तीर्थ में बने रहता है। मैं पुनः एक बार आज के विश्व मैत्री दिवस के लिए हाथ जोड़कर करबद्ध पूरे मीडिया बंधु और अपने देश प्रदेश वासियों से मन वचन काय से क्षमा याचना मांगता हूं और अपने परिवार की ओर से भी क्षमा याचना मांगता हूं। यह क्षमा याचना बहुत बड़ा आयोजन है। क्षमा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इससे बड़ी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। जय जिनेन्द्र। मैं प्रचार प्रसार प्रभारी प्रदीप जैन बाकलीवाल पुनः एक बार आप सभी को इस विश्व मैत्री दिवस के आयोजन की मैं आपके सहयोग की धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। थैलीसीमिया व सिकल सेल की जागरूकता को लेकर 37 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकाली और अपना संदेश दिया। एनसीसी कैडेटों ने थैलीसीमिया व सिकल सेल के लिए जागरूकता को लेकर रैली का आगाज किया। इस दौरान 37 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी के निर्देशानुसार कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने सेक्टर 7 की विभिन्न सड़कों व मार्केट में थैलीसीमिया व सिकल सेल जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान रैली को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरपी अग्रवाल ने झंडा दिखाकर रवाना किया। बचने का एक ही उपाय, विवाह से पहले रक्त परीक्षण कराएं। थैलीसीमिया से बचने का एक ही उपाय, विवाह से पहले रक्त परीक्षण कराएं। थैलीसीमिया से बचने का एक ही उपाय, विवाह से पहले रक्त परीक्षण कराएं। सिकल सेल से बचने का एक ही उपाय, विवाह से पहले रक्त परीक्षण कराएं। सिकल सेल से बचने का एक ही उपाय, विवाह से पहले रक्त परीक्षण कराएं। विवाह से पहले रक्त परीक्षण कराएं। सिकल सेल से बचने का एक ही उपाय, विवाह से पहले रक्त परीक्षण कराएं। थैलीसीमिया से बचने का एक ही उपाय, विवाह से पहले रक्त परीक्षण कराएं। इसी कड़ी में रैली को संचालित कर रहे महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप ने बताया कि रैली के पूर्व एनसीसी कैडेटों को थैलीसीमिया व सिकल सेल बीमारी क्या है, उसके लक्षण, किस प्रकार से बचाव करें, पूर्ण जानकारियां दी गई और बताया गया कि भारत देश में अब तक 2.5 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और जन्म लेने वाले शिशुओं में प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 हज़ार इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं।
ये बीमारी बहुत खर्चीली है और इससे बचने का सबसे सरल उपाय समय समय पर विवाह पूर्व अनिवार्य रूप से रक्त परीक्षण कराना है। आपको बता दें कि इस दौरान रैली में कैडेटों ने मुख्य रूप से थैलीसीमिया सिकल सेल को हराने के बारे में बताया। विवाह पूर्व रक्त परीक्षण कराना थैलीसीमिया सिकल सेल बीमारी को जड़ से मिटाना है और इसका नारा भी बुलंद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कैडेटों ने अपना सक्रिय योगदान दिया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।